अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट अल गाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर। आज जो हम आपके लिए डियर स्टूडेंट्स टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है सिविल प्रोसीजर कोड हमारा 1908 का। इसके जो इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन जो हैं वो आज आपको पहुंचाए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये फैसला हमने क्यों किया? ये इसलिए किया कि मुल्क के अंदर जो है वो थ्रू आउट कोरोना की सूरत हाल की वजह से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो लॉकडाउन का शिकार रहे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान हैं, परेशानी का शिकार हैं कि क्वेश्चन जो है वो कौन से किए जाएं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि उन तक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो पहुंचा दिए जाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सीपीसी है हमारी, इसके पेपर की बात करते हैं तो इसके पेपर के 100 मार्क्स हैं और 3 घंटे में आपने इसको अटेम्प्ट करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला पार्ट है उस पहले पार्ट के अंदर बहुत दफा ये देखा गया है कि वो 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है, यानी टोटल 8 दिए जाएंगे, उनमें से आपने 5 को जो है वो सिलेक्ट करना होता है। और जो पार्ट 2 है हमारा, जो कि हमारा जिसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो इन 2 क्वेश्चंस के अंदर जो है वो उसने आपसे 1 क्वेश्चन जो है वो उसका जवाब मांगा हुआ है। सो टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन जो हैं आपने 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपने इनको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है जी। तो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर आपने इन 6 क्वेश्चंस को करना आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। सो आपने इस बारे में केयरफुल रहना है। आपका अगर एक सवाल भी स्किप हो गया, चाहे 5 बेहतरीन लिखे हैं, तो पास होने का कोई चांस नहीं है। इवन आपका हाफ पोर्शन भी किसी क्वेश्चन का बच गया तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पासिंग का जो है वो पास होने का जो चांस है वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो आपने अपने टाइम को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है जी। सो हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला पोर्शन है, पहला पार्ट है, वो सीपीसी स्टैट्यूट है हमारे पास। जो सीपीसी स्टैट्यूट है इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। नंबर 1 है जी सेक्शन पोर्शन हमारे पास। ठीक है, पार्ट 1 का जो आप 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 5 करने हैं। तो ये नंबर 1 है सेक्शन पोर्शन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। और दूसरा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो है ऑर्डर पोर्शन ऑफ द सीपीसी। सो सेक्शन पोर्शन और ऑर्डर पोर्शन को मिला के वो आपसे टोटल जो है वो 8 सवाल पूछता है, उनमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन पोर्शन में अहम जो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, अहम कॉन्सेप्ट्स जो इसके अंदर डील हुए हैं, वो नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स ज्यूरिसडिक्शन का है। ज्यूरिसडिक्शन आगे चल के देखते हैं कितनी कायम की होती है, कैसे इसको करना है। फिर रेस जुडिकाटा एंड रेस सबजुडाइस का कॉन्सेप्ट बड़ा मशहूर है। फिर कॉस्ट के बारे में वो अक्सर पूछता है। फिर ट्रांसफर एंड विथड्रॉ ऑफ द केसेस एंड द अपील्स, इसके बारे में वो पूछता है। फिर रिवीजन का एक रिवीजनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी उसके बड़े सवाल होते हैं। ओके जी। सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास तो इस सेक्शन पोर्शन के अंदर डियर स्टूडेंट 5 बेहतरीन आइडियाज हैं जो आपके सिलेबस, जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका हिस्सा बन सकता है, आपके पेपर का हिस्सा बन सकता है। नंबर 2 इज द ऑर्डर पोर्शन। ऑर्डर पोर्शन में हमने 10 जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट आइडियाज या क्वेश्चंस आपके पास लेके आ रहे हैं। जॉइनर, नॉन जॉइनर एंड मिस जॉइनर, 3 कॉन्सेप्ट हैं जी। फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, इसके बाद अमेंडमेंट्स हैं, इसके बाद समन, नेक्स्ट इज द रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स and the framing of issues, and the 8th one is the execution, and next is the suits by or against the government and the public servants, and 10 is the appeal। ये 10 सवाल हैं ऑर्डर पोर्शन से करने हैं, 5 उधर से 15 हो गए टोटल। इसके बाद जी पार्ट 2 है हमारे पास द लिमिटेशन एक्ट 1908। सो इस लिमिटेशन एक्ट के अंदर आपने 4 आइडियाज डियर स्टूडेंट्स पढ़ने हैं, थारोली इन 4 आइडियाज को पढ़ना है। सॉरी।
अगर आप इन 4 आइडियाज को अच्छे तरीके से पढ़ जाते हैं तो इसमें से अदर देन भी कोई सवाल आएगा तो आप उसको इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहरहाल इनमें से कुछ ना कुछ आपके लिए एडजस्ट हो जाएगा। सो लीगल डिसेबिलिटी नंबर 1, नंबर 2 कंडोनेशन ऑफ डिले, नंबर 3 इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड नंबर 4 इज द रॉन्ग फोरम। ठीक है जी, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जो आप तक पहुंचाने थे। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, इनको बारी बारी देखेंगे कि इनमें से सवाल कौन कौन से पूछे गए हैं और इन सवाल को आपने हल कैसे करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर 1 कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लाने जा रहे हैं वो जुरिस्डिक्शन है और रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडाइस है। सो पार्ट 1 वो सेक्शन पोर्शन को हमने छेड़ा है जी। तो उसके अंदर नंबर 1 जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जुरिस्डिक्शन का। डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुरिस्डिक्शन के बारे में। इसमें से सवाल जो है वो सेट होना ही होता है। जुरिस्डिक्शन जो हमने यहाँ पे जो है वो आपके लिए सिलेक्ट की है, जो इंपॉर्टेंट तरीन है, उसमें अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है, पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर भी है, इसके अलावा पर्सनल भी है। लेकिन ये जुरिस्डिक्शन जो है वो बहुत दफ़ा पूछी गई है, इनका आइडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, इनको हमने हल कैसे करना है, हमने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये देखना है कि अगर सवाल आ जाता है इसमें से तो फिर हमने इस सवाल को जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना होता है। अगर अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, रेलेवेंट लॉ लिखना है, जनरल रूल लिखना है, इसकी एक्सेप्शन लिखनी है, ऑब्जेक्शंस लिखनी है, रेमेडीज लिखनी है और कंक्लूजन ड्रॉ कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन का जो रेलेवेंट सेक्शन हमारे पास मौजूद है वो सेक्शन 9 है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है वो हम इसके मतलब आने वाले जो सवालात हैं डियर स्टूडेंट्स वो पढ़ देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसके बारे में क्या कुछ पूछा जा सकता है। अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन का जो सवाल है इसमें जो जनरल रूल वो दे रहा है वो कह रहा है द कोर्ट्स शैल हैव जुरिस्डिक्शन, द कोर्ट और द सिविल कोर्ट शैल हैव द jurisdiction to try all suits of a civil nature, कि जो सिविल कोर्ट है वो तमाम सिविल के जो दावाजात हैं, सिविल सूट्स हैं, उनको सुन सकता है। ये सेक्शन 9 का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल, तो इस रूल के ऊपर बार कौन सी हैं, कहाँ पे नहीं सुन सकता, इस रूल के ऊपर एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है, तो ये आइडिया जो है सेक्शन 9 का आपने इसको इलेबोरेट करना है। ठीक है, जनरल रूल वही हो गया कि सिविल कोर्ट तमाम सिविल नेचर के दावे सुन सकता है। बार है जिसके ऊपर एक्सेप्शन है, उसके ऊपर के कुछ केसेस को जो है वो सिविल कोर्ट जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। इसके अलावा ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शन जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपकी सेक्शन 21 में रेज हैं। ये जुरिस्डिक्शन के बारे में है कि जुरिस्डिक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो उसको रेज करना होता है। अदर देन भी हैं। रेमेडीज क्या है जी डियर स्टूडेंट्स, रेमेडीज ये हैं कि अगर आपकी कोई बात जो है वो नहीं मानी जा रही, आप कह रहे हैं कि ये सिविल नेचर का सूट नहीं है, आपकी बात जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो आपके पास फोरम मौजूद है, आप उन फोरम पे जाके जो है वो अपनी बात जो है सुना सकते हैं। इसको रेमेडीज बोला जाता है। वो अपील की सूरत में हो, रिवीजन की सूरत में हो, जैसे भी हो। इसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ कर देना। तो ये सवाल हमारा डियर स्टूडेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होता है। ठीक है जी, एक सवाल मैं आपको पढ़ दूं। सवाल कह रहा है जी, सेक्शन 9 CPC confers jurisdiction on civil courts to decide all matters of civil nature excepting those in which their jurisdiction is who stated।
कहता है कि सिविल कोर्ट तमाम सिविल दावा जज जो है वो सुन सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं जहां पे उनकी जुरिस्डिक्शन को ऊस्ट किया गया है, यानी उनके ऊपर जो है वो एक कदगन लगा दी गई है कि ये आपने दावा जज जो है वो नहीं सुनने। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन होगा वो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन का होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो है वो इसको कर सकते हैं, आसान तरीन है, आ भी सकता है। 2020 में इसके बारे में पूछा हुआ है काफी देर के बाद। अगर आपने इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन के ऊपर सवाल अपना अटेम्प्ट करना है डियर स्टूडेंट्स, लिख लें, अपनी हेडिंग्स लिख लें जो आपने कंप्लीट करना होती हैं। ओके जी, नंबर 1 डेफिनेशन करेंगे, नंबर 2 रेलेवेंट लॉ इसका लिखेंगे, सेक्शन 151 है आपका सीपीसी का। इसके अलावा आप जो है वो इसकी एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी लिखेंगे, कहाँ पे ये अप्लाई होती है, कहाँ पे ये नहीं होती। इसके अलावा आप इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स देंगे। ठीक है जी, सो गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो आपने हाईलाइट करने होते हैं। इसके अलावा आपने इंस्टेंसेस देनी है, एग्जांपल्स देनी है, मिसालें देनी हैं कि कौन सी चीजें जो हैं वो हमारी फॉल कर रही हैं जी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर। ठीक है जी, इसके बाद आप रेमेडीज लिखेंगे कि अगर आपकी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट नहीं होती या हो जाती है तो फिर दूसरी पार्टी जो है वो उसके बारे में क्या रेमेडीज ले सकती है। तो ये अपील और रिवीजन का दोनों का कॉन्सेप्ट इसके बारे में मौजूद है। ठीक है जी, तो इस तरह जो है आपकी इनहेरेंट पावर भी कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पेक्यूनरी एंड पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में है। सो पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने करना क्या होता है, हमने डेफिनेशन और इसका मीनिंग लिखना है। डेफिनेशन किसकी लिखेंगे, पेक्यूनरी की भी लिखेंगे और जुरिस्डिक्शन की भी लिखेंगे। इसके बाद जो रेलेवेंट लॉ जो है, इसका रेलेवेंट लॉ, पेक्यूनरी का रेलेवेंट जो लॉ है डियर स्टूडेंट वो सेक्शन 6 है सीपीसी का, वहां पे मौजूद है। ठीक है जी, पेक्यूनरी के बारे में। आगे जो टेरिटोरियल का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स वो सेक्शन 15 से लेके 21 तक है। ठीक है जी, इसका जो है वो सेक्शन 6 है और इसका जो है वो 15 से 21 तक है। ठीक है जी, 21 में चूंकि उसकी ऑब्जेक्शन है 20 तक ही रह जाते हैं, 21 में फिर उसकी ऑब्जेक्शन आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स हाँ, रेलेवेंट लॉ तो कंप्लीट हो गया। पेक्यूनरी का रेलेवेंट लॉ सीपीसी में 6 है, टेरिटोरियल का 15 से लेके 20 तक है सेक्शन का। इसके अलावा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, अगर पेक्यूनरी का लिख रहे हैं तो पेक्यूनरी रहेगा, अगर टेरिटोरियल लिख रहे हैं तो फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर आपने लिखना होता है कि कौन सी अदालत किसके पास कितनी जुरिस्डिक्शन है पैसों के मामले में, और कौन सी अदालत किसके पास जुरिस्डिक्शन, इलाकाई जुरिस्डिक्शन जो है वो कैसी है। ठीक है, तो सिविल कोर्ट से शुरू होना है आपने, फिर इसके बाद आप चल रहे हैं जी अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर। ठीक है जी, इसके बाद आप चल रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। तो जुरिस्डिक्शन का पूरा तयन मौजूद है। ऑब्जेक्शंस, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कब राइज की जाएगी, एज अर्ली एज पॉसिबल का लफ्ज लिखा हुआ है और भी बहुत सारी इसके अंदर है जी। फिर इसके बाद रेमेडीज क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने शो डाला हुआ है कि जनाब पेक्यूनरी नहीं बन रही आपकी या टेरिटोरियल नहीं बन रही, तो आप किस में जाएंगे, आप अपील में जाएंगे, आप रिट में जाएंगे, आप रिवीजन में जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, मैं कह रहा हूं कि ये फोरम आपके पास अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी एक डिबेट होती है जी, हम तो सिर्फ जहां आपको एक आइडिया दे रहे हैं। फिर इसके बाद जी कंक्लूजन है, कंक्लूजन ड्रॉ कर दें। ठीक है जी, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स याद रखना है पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है वो आपका सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है 1962, उसमें मौजूद है। वहां पे ये सारी चीजें जो है वो पड़ी हुई हैं जो कि बता रही हैं। अगर हम पेक्यूनरी में जाएंगे तो वहां पे सेक्शन 9 और सेक्शन 18 जो है वो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का वो इसके बारे में डील कर रहा है। हाई कोर्ट्स के जो वॉल्यूम 1 है वो इसको डील करता है। इसके अलावा जी अगर हम टेरिटोरियल की तरफ जाएं तो जो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है हमारा 1962 का, उसकी सेक्शन 4, 5, 6, 7, 10, 12, 17 और 24
ये जो है वो उसके बारे में जा रहे हैं जी, ठीक है, टेरिटोरियल के बारे में। इसके अलावा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का वॉल्यूम 1 है जो इसको डील करता है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा टोटल व्यू जो है वो टेरिटरी के बारे में, जुरिस्डिक्शन के बारे में, जो हमने आपको क्लियर कर दिया है। इन चीज़ों को डियर स्टूडेंट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। इसके अलावा जी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद है दैट इज द रेस जुडिकाटा। सो रेस जुडिकाटा एंड रेस सब्जुडाइस दोनों को डियर स्टूडेंट्स, दोनों के लिए जो आपने समरी ड्रॉ करनी है वो तकरीबन यही होगी, ठीक है जी। अगर हम बात रेस जुडिकाटा की करेंगे तो फिर डेफिनेशन रेलेवेंट लॉ है, सेक्शन 11 है इसका सीपीसी के अंदर। इस तरह अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो वहां पे 13 वो तो डबल जेपर्डी का कॉन्सेप्ट है, बहरहाल उससे मिलता जुलता है ये भी। सेक्शन आर्टिकल 13 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डबल जेपर्डी सीपीसी सीआरपीसी के अंदर है। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट सीपीसी के अंदर है जो कि सेक्शन 11 की सूरत में पड़ा हुआ है। इसके अलावा रेस जुडिकाटा के डियर स्टूडेंट्स काइंड्स हैं, उन काइंड्स को भी आपने जो है वो इलेबोरेट करना है। अगर काइंड्स के बारे में पूछा, बड़ा सवाल पढ़ते हैं फिर बताते हैं आपको किन कंडीशंस में जो है वो दोबारा सूट नहीं हो सकता, रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई करता है, कंडीशंस लिखनी है। एक्सेप्शंस, यानी पहले तो कंडीशन एंड एक्सेप्शन सेम चीज है। कंडीशन क्या है कि ये सूरत हाल होंगी तो रेस जुडिकाटा जो है वो प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और एक्सेप्शन क्या है भाई ये नहीं होंगी तो रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। रेमेडीज आपने देनी है, कौन कौन सी रेमेडीज आपके सब पास अवेलेबल है अगर आपकी बात को सुना नहीं जा रहा। ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट है रेस जुडिकाटा का और रेस सब्जुडाई का, वही है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स वगैरह से बचना। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपकी जो है वो कंक्लूजन आ जाता है। तो हम सवाल पढ़ लेते हैं पहले डियर स्टूडेंट्स। What is the difference between actual and constructive res judicata? ये पूछा गया है एक मर्तबा सवाल कि कंस्ट्रक्टिव एंड एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में फर्क क्या है। तो ये जो है आपने, चूंकि ये काइंड है रेस जुडिकाटा की, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। इसमें आप क्या करते हैं, वही डेफिनेशन, रेलेवेंट लॉ वगैरह, और फिर इससे कंसर्न लॉ आ जाएगा। ब्रीफली इलैबोरेट the features of res subjudice and res judicata। फीचर्स लिखने हैं। फीचर्स में डियर स्टूडेंट जो है वो आपको कंडीशंस और उसकी एक्सेप्शंस, रेमेडीज, ऑब्जेक्ट वगैरह सारा लिखना होता है। फिर ये भी आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सब्जुडाइस, इनमें फर्क क्या है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास नंबर 1 कॉन्सेप्ट जो हमने आपके पास रखा जी, जुरिस्डिक्शन के बारे में और रेस जुडिकाटा के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन पोर्शन में है वो कॉस्ट, ट्रांसफर, विथड्रॉ एंड डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। तो बारी बारी इनको देखते हैं। नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस्ट के बारे में। अगर आपको कॉस्ट के बारे में सवाल आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, तो फिर इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछा क्या जा सकता है और इसके अंदर हो क्या सकता है। डेफिनेशन आप लिखेंगे, कॉस्ट की भी है और कंपनसेटरी कॉस्ट की भी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो रेलेवेंट लॉ है इसका आपका 35 और 35A सीपीसी, ये इसका रेलेवेंट लॉ है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपने ग्राउंड्स लिखनी होती हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स द कॉस्ट में बी इम्पोज्ड ऑन अ पार्टी, ठीक है जी। प्रिंसिपल्स रिकॉर्डिंग कॉस्ट, अगर आपने कोर्ट ने कॉस्ट को इम्पोज करना है किसी पार्टी के ऊपर तो फिर उसने कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स को जो है वो आगे लेके बढ़ना होता है। इसके अलावा जी डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 35 एंड सेक्शन 35A, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कंपनसेटरी कॉस्ट, तो इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी आ सकता है। प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग कॉस्ट and remedies, what are the remedies available against the cost imposed by a court। अगर कोर्ट कोई कॉस्ट इम्पोज करता है या नहीं करता तो आपके पास क्या रेमेडीज हैं, ठीक है जी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने अपना जो क्वेश्चन है कॉस्ट का उसको हल करना होता है, ठीक है जी। तो इसके बारे में अगर हम सवालात की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो कह रहा है कि लॉ रिलेटिंग टू
अवॉर्डिंग ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट। कंपनसेटरी कॉस्ट को अवॉर्ड करने के लिए क्या कानून है हमारे पास, तो यहाँ पे आप ग्राउंड्स लिखेंगे, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर और रेमेडीज लिखेंगे। चूंकि डिफरेंस नहीं पूछा इसलिए डिफरेंस नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये डिफरेंस आ गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन 35 एंड 35A CPC। इसमें क्या करना होता है, डेफिनेशन, रेलेवेंट लॉ और डायरेक्टली आप डिफरेंस के ऊपर चले जाएंगे। सारे का सारा फोकस जो है वो आपका डिफरेंस पे जाएगा। उस डिफरेंस के अंदर ही आपने रेमेडीज, प्रोसीजर और ग्राउंड्स के डिफरेंस लिखने होते हैं। ये बहुत दफा पूछा गया कि डिफरेंस जो है वो इसका बड़ा अहम है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है दैट इज द ट्रांसफर एंड विथड्रॉ ऑफ द केसेस एंड द अपील्स। तो डेफिनेशन और मीनिंग लिखना है। इसका रेलेवेंट लॉ जो है डियर स्टूडेंट्स वो नोट कर लें। अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर का जो रेगुलर लॉ सीपीसी में लिखा है सेक्शन 22 है, 23 है, 24 और 24A है, 24 एंड 24A है। 151 की भी पावर जो है वो यहाँ पे एक्सरसाइज होती है और 150 का भी कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर के बारे में। तो ये सारे लॉज जो हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। इसके अलावा विथड्रॉ का जो डियर स्टूडेंट्स उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ, विथड्रॉ एंड एडजस्टमेंट ऑफ द सूट्स, तो ये हमारे पास सेक्शन पोर्शन में भी मौजूद है, सॉरी ऑर्डर पोर्शन में भी मौजूद है। और ऑर्डर जो है हमारे पास 23 है जो कि विथड्रॉ एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ द सूट की बात करता है। तो फिर जब टोटली ट्रांसफर की बात होगी तो हमारा सेक्शन पोर्शन ही कवर कर लेता है, और जब विथड्रॉ की बात होती है तो फिर इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ऑर्डर पोर्शन के अंदर यानी ऑर्डर 23 के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपने फोरम लिखना होता है कि कहाँ पे ट्रांसफर करवा सकते हैं, एप्लीकेशन हो सकती है, विथड्रॉ का क्या है, ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स पे आप ट्रांसफर और विथड्रॉ में जाएंगे, प्रोसीजर क्या होगा ट्रांसफर और विथड्रॉ का, और उसके ऊपर ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, फिर इसकी रेमेडीज क्या है अगर आपका केस ट्रांसफर हो गया है, नहीं हुआ, विथड्रॉ हो गया है, नहीं हुआ, तो आपके पास रेमेडीज क्या है, कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द रिवीजन। डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन का सवाल जो है वो इंतहाई अहम है। रिवीजन में आपने इसकी डेफिनेशन, मीनिंग लिखना है। रेलेवेंट लॉ इसका सेक्शन पोर्शन सेक्शन 115 सीपीसी के अंदर मौजूद है। फोरम लिखना है कि हमारी रिवीजन कहाँ पे हो सकती है, हम किस कोर्ट में खड़े हैं तो हमारी रिवीजन कहाँ पे जाएगी। ग्राउंड्स लिखनी है या कंडीशंस भी इसको कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ग्राउंड्स फॉर द फाइलिंग एंड रिवीजन, फाइलिंग अ रिवीजन और कंडीशन। रेमेडीज क्या है, अगर आपकी रिवीजन कबूल होती है, नहीं होती, तो आपके पास रेमेडीज क्या है, कंक्लूजन जो है वो इसका ड्रॉ कर देना होता है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 115 में मैंने बता दिया, और अगर आप चैप्टर 14 हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जाएंगे, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पे जाएंगे, तो उसका जो चैप्टर 14 है वो भी रिवीजन के बारे में बड़ी अहम बातें लिख रहा है। सो थोड़ा सा मैं जी आपको पढ़ दूं कि ये क्या हो सकता है। कहता है जी, डिफरेंस बिटवीन एपलेट एंड रिवीजनल पावर्स। इलैबोरेट सर्कमस्टांसेस व्हेन अ रिवीजन इज फाइल्ड इंस्टेड ऑफ एन अपील। ठीक है जी। तो रिवीजन और अपील का आपस में बड़ा ताल्लुक है। रिवीजन और अपील का डिफरेंस भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है रिवीजनल कोर्ट की पावर्स क्या हैं, और ऑर्डर जो मैंने कहा ना यहाँ पे जो रिवीजन की सूरत में हो सकता है फोरम। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप रिवीजनल कोर्ट की पावर्स का भी या इसके ऑर्डर्स का भी जो है वो आप जिक्र कर सकते हैं। रिवीजनल ऑफ पावर्स और एपलेट पावर्स में फर्क क्या होता है। When under elaborate procedure, when a revision is filed instead of an appeal, तो किन हालात में रिवीजन होती है और किन हालात में अपील होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। फिर एक और सवाल आया, डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ अपील, रिवीजन एंड रिव्यू। ये डिफरेंस ही होता है कि अपील, रिव्यू, रिवीजन के एसेंशियल्स क्या है। स्टेट ग्राउंड्स ऑफ द रेमेडीज एंड टू व्हाट एक्सटेंट। तो अपील की रेमेडीज क्या है, अपील के अगेंस्ट, रिवीजन के अगेंस्ट क्या है, और रिव्यू के अगेंस्ट क्या है। ठीक है जी। आपकी अपील एक्सेप्ट होती है, नहीं होती, रिव्यू एक्सेप्ट होता है, नहीं होता, रिवीजन एक्सेप्ट होती है, नहीं होती।
तो कहाँ जा सकते हैं एंड टू व्हाट एक्सटेंट, और किस हद तक जो है ये रेमेडीज जो है वो अवेलेबल हो सकती हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। जो ग्राउंड्स और कंडीशंस हैं, इनमें डियर स्टूडेंट्स एक और बात आपने याद रखनी है, इसमें जो आपने चीज़ों को इलेबोरेट करना होता है, ये आपका लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन पीरियड भी आपका आता है इसके अंदर। ठीक है जी, कि कितनी देर में जो है वो रिवीजन हो सकती है, कितनी देर में अपील हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज सेक्शन पोर्शन जो हमने आपको इलेबोरेट कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पोर्शन है जी, और ऑर्डर पोर्शन में जो हम आपको वन बाय वन कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उसमें है जी जॉइंडर, नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज। ठीक है जी, 3 इसके अंदर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। अब अगर डियर स्टूडेंट्स ये सवाल आपको आता है जॉइंडर, नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन और मीनिंग जो है इसका लिखते हैं। इसके अलावा रेलेवेंट लॉ है जी इसका, जरा गौर से इस बात को डियर स्टूडेंट्स आपने सुनना है। अगर तो बात जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज की हो रही है, तो फिर आपके पास ऑर्डर 1 है। और अगर डियर स्टूडेंट्स क्लेम्स एंड कॉजेज ऑफ एक्शन की बात हो रही है, ठीक है जी, जॉइंडर ऑफ द क्लेम्स एंड जॉइंडर ऑफ द रिलीफ्स और द जॉइंडर ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्शन की बात हो रही है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्डर 2 होता है। ये बात याद रखनी है, जो भी आपको पूछा जाएगा उसी हिसाब से रेलेवेंट लॉ लिखना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो कंडीशंस हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ पार्टी में ज्वाइन and what are the condition for non-joinder and what are the conditions for the misjoinder of the parties। फिर इसके ऊपर आपने उसका जो पूरा प्रोसीजर जो है वो ड्रॉ करना होता है कि पार्टीज को हम जो है वो ऐड कैसे कर सकते हैं, सॉरी पार्टीज को ज्वाइन कैसे करवा सकते हैं। अगर कोई नॉन जॉइंडर है तो फिर उसका क्या असूल है, कोई मिस जॉइंडर है तो फिर उसका क्या असूल है। तो ये प्रोसीजर जो आपने पूरे का पूरा लिखना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास रेमेडीज हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बात नहीं सुनी जा रही, या लोग ज्वाइन हो गए हैं तो आप उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, नॉन जॉइंडर के केस में जाना चाहते हैं, मिस जॉइंडर के केस में जाना चाहते हैं, तो आपके पास रेमेडीज क्या हो सकती हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शंस आती हैं। यहां पे भी बात बड़ी गौर से सुननी है। अगर तो ऑब्जेक्शन हमारी पार्टीज की हद तक है, यानी पार्टीज की जॉइंडर की हद तक है, पार्टीज की नॉन जॉइंडर की हद तक है, पार्टी की मिस जॉइंडर की हद तक है, तो जो ऑब्जेक्शन है अर्ली एज अर्ली पॉसिबल रेज करनी है, अदर देन द ग्राउंड्स है। ये बात ऑर्डर 1 और रूल 13 में लिखी हुई है पार्टीज की हद तक। और अगर आपने क्लेम्स एंड कॉजेज ऑफ एक्शन की ऑब्जेक्शन की हद तक जाना है डियर स्टूडेंट, तो फिर ऑर्डर 2 और रूल 7 की बात हो रही है। तो ये बातें जो है जरा गौर से जो है आपने समझनी है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना, ना पार्टीज को, ना क्लेम्स को, ना कॉजेज ऑफ एक्शन को। ठीक है जी। इसके बाद कंक्लूजन हो जाएगा। नंबर 2 पे है, इसी ऑर्डर 1 के अंदर हमारे पास जो प्रोसीजर है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट है। डेफिनेशन एंड मीनिंग है, रेलेवेंट लॉ है ऑर्डर 1 और रूल 8 है। कंडीशंस क्या है जहां पे हम किसी को, या ग्राउंड्स क्या है फॉर रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की। इसके बाद प्रोसीजर क्या अडॉप्ट होगा अगर हम रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की तरफ जा रहे हैं, तो फिर रेमेडीज क्या होंगी। मसलन रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया गया तो कहां पे जाना है, अगर बन गए हैं दूसरी पार्टी का कोई ग्रीवेंस है तो ये बात किस फोरम पे जो है वो आप हाईलाइट करेंगे। इसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा और फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट्स बहुत अहम सवाल है, जिस तरह जुरिस्डिक्शन का मैंने बताया था, ये सवाल आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़ना होता। हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि अमेंडमेंट्स जो है वो सीपीसी के अंदर किस किस जगह पे पूछी गई है। या तो होता है अमेंडमेंट्स ऑफ द पार्टीज, ऐड कर लें, सब्स्टिट्यूट कर लें, स्ट्राइक आउट कर लें,
ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमें 110 यानी ऑर्डर 1 रूल 10 के अंदर मिलता है। तो पार्टीज की अमेंडमेंट जो है वो हो सकती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, प्लीडिंग्स की अमेंडमेंट अगर आपने करवानी है, जो आपने अपने फैक्ट्स लिखे हुए हैं उनके अंदर आपकी अगर चाहते हैं कि अमेंडमेंट हो, तो ये 617 की एप्लीकेशन होती है, ऑर्डर 6 और रूल 17 की होती है। अगर आज ये जनरल पावर भी जो है वो सीपीसी में दी गई है डियर स्टूडेंट्स, वो सेक्शन 153 के अंदर जनरल पावर एज टू अमेंडमेंट दी गई है। तो ये कहां पे एक्सरसाइज होती हैं, ये डियर स्टूडेंट्स बहुत एक कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, जो कि चूंकि आज हम आपको इंपॉर्टेंट आइडियाज दे रहे हैं, तो लिहाजा उस कंसेप्ट की तरफ नहीं हम जा रहे। नेक्स्ट है जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर्स। अगर आपने इनके अमेंडमेंट्स में जाना है तो ये 152 का जो है वो सीपीसी 152 का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन पोर्शन है। फिर अमेंडमेंट इन इश्यूज, अमेंडमेंट एंड स्ट्राइक आउट ऑफ द इश्यूज के बारे में अगर बात होनी है तो फिर डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर 14 और रूल 5 के तहत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए। इनमें से एक भी पॉइंट जो है वो हम आपको छोड़ने का नहीं कह रहे। आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर करने होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है इसमें, आपने लिखना क्या है। नंबर 1 आप डेफिनेशन लिखते हैं, नंबर 2 आप रेलेवेंट लॉ लिखते हैं, नंबर 2 आप ग्राउंड्स लिखते हैं कि किन ग्राउंड्स की वजह से आप इन चीजों में अमेंडमेंट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप एक प्रोसीजर लिखते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट्स अवेलेबल इन डिफरेंट ऑर्डर्स। फिर डियर स्टूडेंट्स, आप इसके रेमेडीज लिखते हैं कि अगर ये ऑर्डर आपके खिलाफ हो गए हैं या आपके हक में नहीं हुए तो आप वो अपर फोरम में कैसे जा सकते हैं, और एंड इज द कंक्लूजन होता है। तो सीपीसी के अंदर डियर स्टूडेंट याद रखना है रेलेवेंट लॉ, ग्राउंड्स, प्रोसीजर एंड रेमेडीज। ये अगर आप नहीं ना लिख रहे तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो मटेरियल है वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है जी, किसी काम का आपका मटेरियल नहीं है। अगर वो अच्छे अंदाज से चेक होता है तो फिर उस पर बहुत सारी चीजों के लोकोनाज होंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीजों, 4 चीजों को लेके आपने अपनी सारी सीपीसी के ऊपर फोकस करना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर पोर्शन के अंदर है वो हम समन, रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, एक्स पार्टी यानी अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और एग्जीक्यूशन को देखेंगे। ठीक है जी। सो इन तमाम आइडियाज को, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो डियर स्टूडेंट्स है आप अपने रजिस्टर्स पे जरूर लिख लिया करें, इसको राइट डाउन जरूर किया करें ताकि जो आप अपना पेपर है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लें। सो कम टू द समन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स समन के बारे में। तो समन के बारे में क्या है, समन की डेफिनेशन और मीनिंग देखना है, इसका रेलेवेंट लॉ है। ये समन ऑर्डर पोर्शन में भी इसको लिखा हुआ है, ऑर्डर पोर्शन में वेरी इलेबोरेटिव है, और सेक्शन पोर्शन में भी इसका थोड़ा सा जिक्र मौजूद है। सेक्शन में 27 से लेके 32 तक सेक्शन है, और ऑर्डर पोर्शन में ऑर्डर 5 है इसके लिए स्टूडेंट्स असेंशियल्स जो हैं आपने जरूर लिखने होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। सबसे अहम जो सवाल है वो है मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ द समन, ये बहुत अहम सवाल है, और इसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। इसके बारे में सवाल क्या आगे हैं डियर स्टूडेंट्स, अब तक क्या आ चुके हैं, ये मैं थोड़ा सा अब तक पहुंचा दूं। व्हाट इज दी मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन, ये क्या है। सब्स्टिट्यूटिव सर्विस इज एज गुड एज पर्सनल सर्विस, कहता है कि सब्स्टिट्यूटिव सर्विस जो है वो उतनी ही कारआमद है जितनी कि पर्सनल सर्विस होती है। इसके बारे में आर्गुमेंट्स देने हैं, तो आपने एक बात लिखनी है, सर्विस पर्सनल से ही है या सब्स्टिट्यूटिव है, डिफरेंट तरीके हैं। डिस्क्राइब्स वेरियस मेथड्स टू सीक अटेंडेंस ऑफ द पार्टीज, तो कोर्ट के अंदर पार्टीज को बुलाने के लिए फिर कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है जी। तो सर्विस ऑफ समन जो है बड़ा अहम मेथड है। फिर प्रोक्लेमेशन का अखबार इश्तिहार जिसे आप कहते हैं वो भी बड़ा इफेक्टिव है ताकि जो पार्टीज हैं उनको कोर्ट के सामने लाया जाए। हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांस इन ऑर्डर फॉर सर्विस ऑफ समन टू डिफेंडेंट थ्रू सब्स्टिट्यूटिव सर्विस
may be made to procure defendant's appearance in court। तो कहता है कि डिफेंडेंट को कोर्ट में लाने के लिए आपके पास सर्विस ऑफ समन के जो ऑर्डिनरी मेथड कौन से हैं और सब्स्टिट्यूटिव सर्विसेज कौन सी हैं। तो ये डियर स्टूडेंट समन के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ द प्लेन, डेफिनेशन होगी, मीनिंग होगी। रेलेवेंट लॉ इसका सेक्शन और जो ऑर्डर है वो 7 है। अगर तो बात रिटर्न की हो रही है डियर स्टूडेंट्स तो फिर ये हमारे पास ऑर्डर 7 रूल 10 की बात है, ठीक है जी। ऑर्डर 7 रूल 10 की बात है। अगर रिजेक्शन की है ऑर्डर 7 और रूल 11 की बात है, ठीक है जी। तो दोनों के डिफरेंट रूल हैं। ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर डियर स्टूडेंट्स लिखना है कि रिटर्न की और रिजेक्शन की ग्राउंड्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, फिर इनके फैक्ट्स लिखने हैं। बहुत अहम है कि जब आप रिटर्न करते हैं तो फिर क्या फैक्ट्स हैं और जब आप रिजेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर क्या फैक्ट हैं। रेमेडीज क्या है आपके पास, अगर रिजेक्ट हो गया है तो फिर क्या रेमेडीज है, अगर रिजेक्ट नहीं हुआ फिर क्या रेमेडीज है, और रिटर्न ऑफ प्लेट में क्या रेमेडीज है, और फिर आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे इनका डियर स्टूडेंट्स एक और बात सुन ले, रिटर्न और रिजेक्शन में वो अक्सर औकात इनका डिफरेंस भी पूछ लेता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्निंग एंड रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स पार्टी। डियर स्टूडेंट्स एक्स पार्टी जो हमारे पास उन्होंने इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, इसको हम अपीयरेंस एंड द नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज के जिम्मे में भी रखते हैं, ठीक है जी। ये बहुत अहम क्वेश्चन है आपका, जरा गौर से इसको सुनना है आपने। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन रेलेवेंट लॉ है। एक्स पार्टी का रेलेवेंट लॉ यानी अपीयरेंस है, नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज का रेलेवेंट लॉ ऑर्डर 9 और ऑर्डर 9A का मिला जुला कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट सेक्शन 81, 132, 133, 135 एंड 144 के अंदर इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। फिर ग्राउंड्स हैं, इसको गौर से सुनना। ग्राउंड्स हैं कि व्हेन द कोर्ट is authorized to declare the ex party order, कि कोर्ट के पास वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर वो एक्स पार्टी जो है वो प्रोसीडिंग को प्रोनाउंस कर देता है, ठीक है जी। एक तो ये बात है। फिर इसके ऊपर वो प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करता है, एक्स पार्टी करने के लिए उसको प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करना पड़ता है। फिर डियर स्टूडेंट्स सेटिंग असाइड एक्स पार्टी, दो चीजें हैं। पहले तो उसने ग्राउंड्स देखनी है कि वो एक्स पार्टी किन ग्राउंड के ऊपर कर सकता है। फिर दूसरा है सेटिंग असाइड एक्स पार्टी, वो जो उसने एक्स पार्टी डिसीजन लिया है उस एक्स पार्टी डिसीजन को ऑपोजिट पार्टी सेट असाइड कैसे करवा सकती है, इसकी भी ग्राउंड्स हैं, इसका भी प्रोसीजर है। तो इस बारे में जरूर एक्टिव रहना है कि वो सेटिंग असाइड पूछ रहा है या ग्राउंड्स फॉर एक्स पार्टी पूछ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट कंक्लूजन होगा, ठीक है जी। इसके बारे में सवाल जो है वो डियर स्टूडेंट्स एक मेरे पास बड़ा अहम मौजूद है। व्हाट आर द पावर्स अवेलेबल टू कोर्ट व्हेन अ डिफेंडेंट फेल टू अपीयर इन कोर्ट। तो डिफेंडेंट अगर नहीं आ रहा तो फिर कोर्ट के पास क्या पावर्स रह जाती हैं, तो एक्स पार्टी की ही डेफिनेटली रह जाती हैं। ऑल्सो डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू सच डिफेंडेंट, तो फिर ये डिफेंडेंट जो है वो कर क्या सकता है, ठीक है जी। रेमेडीज के खाते में ये वाली बात आ रही है आपकी, ठीक है जी। ये रेमेडी के बारे में आ रही है कि वो फिर उसकी सेट असाइडिंग में चला जाता है, ठीक है जी। तो ये सवाल जो मैंने अब तक पहुंचा दिया बहुत अहम है। दैट इज द नेक्स्ट इज द फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फ्रेमिंग ऑफ इशू की जब हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन और मीनिंग है। रेलेवेंट लॉ इसका ऑर्डर 14 है सीपीसी का। इसमें पूछा क्या जाता है वो मैंने 1 by 1 आपको लिख दिया। कहता है इश्यूज इन अ सूट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज इन अ सूट। तो सूट में कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं ये आपने बताना होता है, और उनका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर जाता है। फिर जी फ्रेमिंग, एडिशन एंड स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द इश्यूज, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। फ्रेम कैसे होते हैं, ऐड कैसे होते हैं, स्ट्राइक आउट कैसे होते हैं। सिग्निफिकेंस इन अ ट्रायल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज
इन अ ट्रायल, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। रेमेडीज, अगर आपका कोई इश्यू फ्रेम नहीं होता, ऐड हो जाता, स्ट्राइक आउट हो जाता, आपके पास रेमेडी क्या है। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन। ठीक है जी। तो सवाल जो है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर इश्यूज इन अ सूट, स्टेट द पावर ऑफ कोर्ट इन फ्रेमिंग, एडिशन, स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द इश्यूज। ठीक है जी। इश्यूज क्या होते हैं और उनकी पावर्स क्या है। तो ये सारी पावर्स आती हैं फ्रेमिंग, एडिशन और स्ट्राइक आउट में। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा पोर्शन है सीपीसी का। इसमें डेफिनेशन और मीनिंग पे जाएंगे। रेलेवेंट लॉ में जब हम जाते हैं तो ऑर्डर 21 हमारे पास आता है सीपीसी का, और सेक्शन 36 से लेकर 74 तक है एग्जीक्यूशन के। इसकी जुरिस्डिक्शन लिखनी होती है। जुरिस्डिक्शन से क्या मुराद है, एग्जीक्यूशन जो है वो किन किन कोर्ट्स में हो सकती है, किसकी जुरिस्डिक्शन में ये फॉल करती है। नेक्स्ट, लॉ रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज में आपने जाना है तो आपके पास लॉ क्या लिखा हुआ है ऑर्डर 21 के अंदर। ठीक है जी। इसको मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन भी कहा जाता है। डिक्री को अगर आपने एग्जीक्यूशन की तरफ जाना होता है तो ये डिफरेंट मोड्स हैं उसके, समन, अरेस्ट वगैरह वगैरह जी। क्वेश्चंस डिटरमिन्ड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स, कौन से क्वेश्चंस या पॉइंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उनको डिटरमिन कर सकती है। बहुत बड़ा सवाल है जी। लीगल हेयर्स एंड एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन आई है, वहां पे डिसीज के लीगल हेयर्स हैं, तो फिर क्या अदा है वहां पे जी। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए। मैं कुछ सवाल पढ़ दूं एग्जीक्यूशन के आपके लिए। व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है। इसके बाद जी, कैन अ डिक्री बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कोर्ट अदर देन द ट्रायल कोर्ट, क्या ट्रायल कोर्ट के अलावा भी कोई कोर्ट ऐसी है जो कि आपकी डिक्री को एग्जीक्यूट करती है। ये जी, लॉ रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। इफ सो, अगर ऐसा होता है, स्टेट वेरियस कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट अ डिक्री, तो वो कौन सी अदालतें हैं जो ट्रायल कोर्ट के अलावा एग्जीक्यूट करवाती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, लॉ रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पूछा हुआ है। फिर है जी, एक और क्वेश्चन है, एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन गो बिहाइंड द जजमेंट, enumerates the points or questions which shall be determined by the executing court। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उनको डिटरमिन कर सकती है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर पोर्शन के लास्ट दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, एक है सूट्स बायर अगेंस्ट गवर्नमेंट्स और अपील का कॉन्सेप्ट है जी। ठीक है जी। सो सूट्स बायर अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स आर द पब्लिक सर्वेंट्स और द पब्लिक ऑफिसर्स। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इसमें हमने करना क्या है, फिर सवाल पढ़ते हैं उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी फिलहाल मीनिंग जो है ये हमने लिखना होता है, जिसमें हम सूट्स का मीनिंग लिखते हैं, गवर्नमेंट का मतलब समझते हैं, और उसके अलावा पब्लिक ऑफिसर का मतलब जो है वो समझते हैं। रेलेवेंट लॉ के अंदर इसको ऑर्डर 27 है डियर स्टूडेंट्स, सूट्स बायर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर 27 है, और सेक्शन पोर्शन में 79 से 82 तक है। कंडीशंस, ग्राउंड्स, किन कंडीशन या किन ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप सूट्स अगेंस्ट बायर अगेंस्ट और बाय गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स कर सकते हैं। प्रोसीजर इसमें क्या अडॉप्ट होगा, रेमेडीज क्या है अगर आपका सूट जो है वो फॉल नहीं करता, तो रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो क्या आपके पास रेमेडीज रह जाती हैं और कंक्लूजन है। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, इस बारे में आपको जो है वो एक सवाल मैं पढ़ दूं कि इसमें से अहम तरीन पोर्शन क्या पूछा जाता है। कैन अ सूट बी इंस्टीट्यूटेड, कैन अ सूट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर विदाउट डिलीवरिंग ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। कहता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ अगर आपने दावा करना है तो क्या आपको 80 सेक्शन 80 का नोटिस भेजना जरूरी होता है या नहीं होता, कब होता है और कब नहीं होता। ओके, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ सच नोटिस,
इस नोटिस का मकसद क्या है, ये आपने बयान करना होता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स नॉन डिलीवरी बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। अगर आप ये नोटिस नहीं भेजते तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाता है। सो वो सेक्शन 80 का जो आपके पास नोटिस है डियर स्टूडेंट्स, बहुत अहम है। उस नोटिस के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपने पढ़ना है। कहां पे वो नोटिस जरूरी है, कहां पे नहीं है। उस नोटिस की सूरत में जो है वो क्या आपका दावा हो सकता है, उस नोटिस का ऑब्जेक्ट क्या है, उस नोटिस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर आप डिलीवर नहीं करते। ओके जी। इसके बाद स्टूडेंट अपील का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अपील की हमें डेफिनेशन लिखनी है। अपील का रेलेवेंट लॉ है जी ऑर्डर 41 है और सेक्शन में 96 से 112 तक है। अपील की काइंड्स हैं, यानी अपील बिफोर डिस्ट्रिक्ट जज, बिफोर अपील बिफोर हाई कोर्ट, अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। और फिर लॉ रिलेटिंग टू अपील अगेंस्ट डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, ये 41 का है जी। डिक्रीज के खिलाफ अगर अपील में जाना है तो फिर, अगर अपीलेबल ऑर्डर है जाना है तो फिर क्या लॉ है। इसके बाद पावर्स, व्हाट आर द डिफरेंट पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट के पास जब अपील जाती है तो क्या पावर हो सकती है। एडिशनल एविडेंस एट अपीलेट स्टेज, ये भी सवाल पूछा गया है कि क्या अपीलेट स्टेज के ऊपर एडिशनल एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, किन हालात में ये जो है वो कैसे और किन हालात में ये एडिशनल एविडेंस दिया जा सकता है। कंसेंट डिक्री एंड अपील, क्या कंसेंट डिक्रीज के अंदर अपील लायक करती है या नहीं करती। डिफरेंस बिटवीन अपील, रिवीजन एंड रिव्यू, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। इनके दरमियान जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पोर्शन है वो है हमारा पार्ट 2 द लिमिटेशन एक्ट 1908। ठीक है जी। इसमें से 2 सवाल आने हैं और आपने एक करना होता है। 4 कॉन्सेप्ट हमने लिखे हैं, लीगल डिसेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, कंडोनेशन ऑफ डिले एंड द रॉन्ग फॉरम। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर आपने करना क्या होता है, जरा मेरी बात आप पढ़ने से पहले, इसको आप तक पहुंचाने से पहले और से सुन लेना है। पूरे लिमिटेशन एक्ट का जो है वो रूल एक ही है, जनरल रूल एक ही है। और जनरल रूल क्या है, टाइम या लिमिटेशन रन्स फ्रॉम, ठीक है, टाइम और लिमिटेशन रन्स फ्रॉम डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो गया, स्टैब्लिश हो गया, आपका लिमिटेशन वहां से स्टार्ट हो जाएगा, आपका टाइम वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ये तो है जनरल रूल। अब इस जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहां पे हम अगर टाइम अक्रू भी हो जाए तो हम अपनी लिमिटेशंस के अंदर रह सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है पीछे डियर स्टूडेंट्स, ये सारा इसी सूरत में है, ये सारी एक्सेप्शंस ही हैं। जब एक मर्तबा टाइम रन्स हो जाता है तो दैट कैन नेवर बी स्टॉप्ड। लेकिन कुछ सिचुएशन है जहां पे स्टॉप हो सकता है, जहां पे माफी मिल सकती है। ठीक है जी। तो इन सारे कॉन्सेप्ट की हेडिंग जरा देखनी है। इन चारों के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपने हेडिंग यही रखनी है जो यहां पे मैंने लिख दी है। सबके डेफिनेशन और मीनिंग में जाएंगे, सबके रेलेवेंट लॉ जो है 1 by 1 लिखेंगे। सबसे लिखने से पहले आप एक जनरल रूल लिखेंगे जो मैंने आपको अभी पहले बता दिया है। एक्सेप्शंस लिखेंगे, ये भी एक्सेप्शन, ये भी ग्राउंड्स हैं ये इसकी। सर्कमस्टांसेस हैं, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर लीगल डिसेबिलिटी के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड के क्या हैं, फिर इसके बाद इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन क्या होती है इनकी, और कंक्लूजन क्या होता है। सब में सेम आइडिया ही रखना है। अगर हम लीगल डिसेबिलिटी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रेलेवेंट लॉ जो है वो ये बनता है 6 to 8। ठीक है जी। तो लीगल डिसेबिलिटी जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपकी इनकैपेसिटेट है, होना है, आपकी डेथ है वगैरह वगैरह।
तो ये क्या आपके टाइम को स्टॉप कर सकती हैं या नहीं कर सकती। ओके जी। इसके अलावा जी डियर स्टूडेंट्स, जब हम इफेक्ट ऑफ फ्रॉड की तरफ चलते हैं तो इसका जो रेलेवेंट लॉ है वो सेक्शन 18 जो है वो बता रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आपने देखना होता है डियर स्टूडेंट कि आपके पास जो है वो रेमेडीज कौन कौन सी हैं। अगर हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की तरफ जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो कहते हैं जी सेक्शन 5 है। इसके बारे में सवाल जो है वो एक ये भी गुड कॉज की तरह भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज गुड कॉज। ठीक है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड कॉज और द गुड कॉज फॉर द कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, इसको भी एक्सप्लेन करना होता है। ठीक हो गया जी। तो इस बारे में अगर हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में सारी जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। हेडिंग्स जो हैं ग्राउंड्स की हैं, प्रोसीजर की हैं, इफेक्ट्स हैं, रेमेडीज आपके पास कौन कौन सी होंगी अवेलेबल। ठीक है जी। यहाँ पे हम रेमेडीज का भी जिक्र करेंगे कि अगर हमारी ये चारों जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रही तो फिर हम रेमेडीज क्या ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है जी रॉन्ग फॉर्म। वो कहते हैं जी सेक्शन 14 को पढ़ें, उसमें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद होता है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम के अंदर जो है वो आपने कोर्ट की ड्यूटी देखनी होती है, ग्राउंड्स देखनी होती हैं, प्रोसीजर देखने होते हैं और आपने अपनी रेमेडीज देखनी होती है कि आप इनके खिलाफ रेमेडीज क्या अवेल कर सकते हैं। याद रखना है जनरल रूल यही है कि जब टाइम स्टार्ट हो जाता है आपका कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है उसी वक्त से आपका टाइम स्टार्ट होता है। लेकिन ये सर्कमस्टांसेस हैं जो कि एक्सेप्शंस में आते हैं। यहाँ पे हमने ग्राउंड्स देखनी है कि किन किन को अवेल करते हैं, यहाँ हमने प्रोसीजर देखना होता है, यहाँ हमने कोर्ट की ड्यूटीज देखना होती हैं क्या है, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन देखना होती है, यहाँ पे हमने रेमेडीज देखना होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोर्शन छोटा है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर सीपीसी के बारे में। इसी तरह जो है वो हम आपको डिफरेंट जो आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी लेक्चर जो है वो आने वाले दिनों में अपलोड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, हमारा ये जो सिलेबस है ये सिर्फ LLB पार्ट 5 के लिए है, या 3 ईयर के जो प्रोग्राम है वो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उनका जो फाइनल ईयर है। हमारा ये सिलेबस सिविल जज के लिए नहीं है। सिविल जज में हम एक थॉरो स्टडी करवाते हैं अपने बच्चे को। ये इसलिए आपको शॉर्ट दिया जा रहा है कि चूंकि आपके पास टाइम कम था, इदारे जो हैं वो ओपन नहीं हो सके कोविड की सिचुएशन की वजह से, इसलिए फिर हमने इसका डिसाइड किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी किया करें, उसके ऊपर लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।